गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोर्ड परीक्षा में आने वाली व्याख्या। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पद्यांश कराने वाली हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा इस बार। तो जो भी आपका ये पद्यांश है इसकी व्याख्या को आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से इसको समझ लेना है और इसके साथ ही साथ इसके संदर्भ प्रसंग को भी अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला पद्यांश आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, रानी में जानी अजानी महा पबी पाहन हूँ ये कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो कहू ती को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, आखिन में सखी रखियो जोग इन्हें किमी में वनवास दियो है। तो ये आपका यहाँ पर ये पद्यांश दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके संदर्भ को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो संदर्भ को आपको यहाँ पर किस तरीके से लिखना होगा मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, संदर्भ को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली, किस कवितावली से आपका यहाँ पर लिया गया है जो आपका ये पद्यांश है, कवितावली आपकी कौन सी है, तो कवितावली आपकी यहाँ पर है वन पथ पर। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पर किसके द्वारा ये रचित है, आपका गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली के वन पथ पर नामक शीर्षक से ये लिया गया है आपका जो ये पद्यांश है। तो संदर्भ सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले संदर्भ। तो ये आपका संदर्भ हो जाता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए प्रसंग लिखा हुआ है और ये जो आपका पद्यांश है देखिए आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पद्यांश को आपको अच्छे से याद कर लेना है, एकदम अच्छे से इसको रट लेना है। आपके एग्जाम में इसके आने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है। तो आपका संदर्भ हो गया। अब प्रसंग आपका देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रसंग में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से राजा दशरथ और कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन हुआ है। तो जो आपका ये पद्यांश आपका यहाँ पर दे इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया कि जो ग्रामीण की स्त्रियाँ यानी जो गांव की स्त्रियाँ हैं उनके माध्यम से राजा दशरथ और जो कैकेयी हैं उनकी निष्ठुरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो व्याख्या में क्या दिया गया, चलिए व्याख्या को देख लेते हैं कि व्याख्या आपको कैसे करनी है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखा है कि गाँव की एक महिला कहती है कि मैंने समझ लिया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। देखिए आपका लाइन में लिखा हुआ है ना कि रानी में जानी अजानी महा, ये आपका लिखा हुआ है ना इसमें आपका पद्यांश में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि गांव की एक महिला है वो क्या कहती है, वो कहती है कि मैंने समझ लिया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इस लाइन में। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उनका हृदय तो पत्थर और वज्र से भी कठोर है। किसका हृदय, जो रानी कैकेयी है उनका हृदय। यहाँ पर देखिए आपका कहा जा रहा है ना कि पबी पाहन हूँ ते कठोर हियो है। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है पद्यांश में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो उनका हृदय तो पत्थर और वज्र से भी कठोर है। किसका हृदय, रानी कैकेयी का है। तो ये गांव की एक महिला कह रही है कि मैंने समझ लिया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है, उनका हृदय तो पत्थर और वज्र से भी कठोर है। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर इसके बाद ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि उधर राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है और केवल स्त्री के कहने पर इन्हें वन भेज दिया। तो आपको यहाँ पर देखिए रजहु काज अकाज न जान्यो कहो ती हो जिन कान कियो है। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आपको देखिए पद्यांश यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो इस लाइन का क्या मतलब है आपका, इस लाइन का यहाँ पर मतलब है कि उधर राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया, यानी जो राजा दशरथ है उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि क्या सही है क्या गलत है, और केवल स्त्री के कहने पर इन्हें वन भेज दिया। यानी जो रानी कैकेयी उन्होंने कहा था ना कि राम जी को वनवास भेजने के लिए राजा दशरथ थे, तो वही बात आपके यहाँ पर कही जा रही है। जो गांव की महिला है वो क्या कह रही है कि मैंने समझ लिया है कि जो रानी कैकेयी वो बहुत ही अज्ञानी है, उनका हृदय जो है वो पत्थर और वज्र से भी कठोर है, और जो राजा दशरथ हैं उन्हें भी सही गलत की समझ नहीं है। बस केवल एक स्त्री के कहने पर उन्होंने जो राम जी हैं सीता जी हैं उनको यहाँ पर वन भेज दिया है। ये यहाँ पर आपको इस पद्यांश के जरिए आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये तो इतनी लुभावनी मूर्तियाँ हैं कि
इनके बिछुड़ने पर इनके परिवार के लोग किस प्रकार जीवित रहे होंगे। देखिए आपका पद्यांश में लिखा हुआ है ना कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, यानी कि इतनी इनकी मनोहर सूरत है जो हमारे राम जी हैं, सीता जी हैं। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ये तो इतनी लुभावनी मूर्तियाँ हैं, यानी जो स्त्री है वो क्या कह रही है राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में कि ये इतनी लुभावनी इनकी मूर्तियाँ हैं, इनके बिछड़ने पर इनके परिवार के लोग किस प्रकार जीवित रहे होंगे। ये आपका यहाँ पर बताया कि देखिए रानी केके के कहने पर ही राजा दशरथ ने जो है राम जी सीता जी को वनवास भेज दिया था। तो जो वहाँ गांव की जो स्त्री थी, जो गांव की एक महिला थी, वो अपने यहाँ पर अपने विचार यहाँ पर रख रही है आपका इस पद्यांश के माध्यम से। तो यही कह रही है कि इतनी लुभावनी जो इनकी मूर्तियाँ हैं, इतनी लुभावनी इनकी सूरत है, इनका चेहरा इतना यहाँ पर लुभावना है, इनके बिछड़ने से इनके परिवार के लोग किस प्रकार जीवित रहे होंगे, ये यहाँ पर वो कह रही है। तो फिर इसके बाद क्या कहा जा रहा है आपका, इसके बाद आपका यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे सखी ये तो आँखों में रखने योग्य हैं, अर्थात सदैव दर्शनीय हैं, तो फिर इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए आपका यहाँ पर देखिए पद्यांश में लिखा हुआ है ना कि आखिर में सखी रखिबे जोग इन्हें किमी मैं वनवास दियो है। ये आपका लिखा हुआ है ना। तो इसका इस लाइन का क्या मतलब है आपका यहाँ पर कि हे सखी ये तो आँखों में रखने योग्य है, यानी जो राम जी हैं, सीता जी हैं, इनको तो आँखों में रखने के, यानी इनको अपनी नज़रों में बसाने वाले ये लोग हैं, इनको कैसे कोई इनको वनवास भेज सकता है या वनवास दे सकता है। ये ऐसा यहाँ पर वो स्त्री कह रही है। किससे कह रही है? अपनी सखी से कह रही है। तो इस पूरे पद्यांश में आपको यही बताया जा रहा है, एक गांव की महिला की जो उसकी सोच है वो यहाँ पर बता रही कि किस तरीके से राजा दशरथ ने एक स्त्री के कहने पर अपने पुत्र श्री राम जी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को यहाँ पर वनवास दे दिया था। ये उन्होंने भी अपना जो है राजा दशरथ ने उन्होंने भी सही गलत के बारे में ना सोचा और उनको वनवास भेज दिया। जो इतनी लुभावनी उनकी सूरत है, उनका जो चेहरा है इतना लुभावना है, कैसे इनके परिवार के लोग इनके बगैर जीवित रहे होंगे, कैसे कोई ऐसा कर सकता है। जितने अच्छे लोगों को इतनी जो आँखों में बसने योग्य हैं, आँखों में रखने योग्य हैं, उनको कैसे कोई यहाँ पर वनवास भेज सकता है या वनवास दे सकता है। इस पद्यांश के जरिए आपको यहाँ पर ये बताया गया। तो ये आपका यहाँ पर जो आपका ये पद्यांश दिया गया, इसकी यहाँ पर व्याख्या हो जाती है। संदर्भ मैंने आपको बता दिया और प्रसंग भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपकी यहाँ पर व्याख्या हो जाती है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है इसका काव्यगत सौंदर्य। तो इसका काव्यगत सौंदर्य क्या, उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि यहाँ पर ग्रामीण बालाओं की सहृदयता और दयालुता दृष्ट तब है। ये आपका यहाँ पर लिखा है, यानी जो आपका ये काव्य है इसमें क्या बताया जाए, एक ग्रामीण स्त्री है उसके हृदय में जो बात है, उसकी जो दयालुता है, इसके बारे में आपको इस काव्य में बताया गया है। फिर इसके बाद इसकी भाषा कैसी है, भाषा देखिए आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मुहावरेदार ब्रज भाषा है। ये आपके यहाँ पर भाषा है, ध्यान रखिएगा इसको। आपको जो भाषा लिखी गई है आपका इस पद्यांश में कैसे लिखी गई है, मुहावरेदार ब्रज भाषा लिखी गई है। फिर इसके बाद आपका इसमें रस कौन सा यूज किया गया है, रस आपका इसमें कौन सा है, तो रस आपका इसमें देखिए श्रृंगार और करुण रस है। देखिए इसमें श्रृंगार रस भी है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर करुण रस भी है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर गुण लिखा हुआ है, गुण कैसा है इसका, यहाँ पर मधुर है, यानी मधुर है। फिर अलंकार इसमें कौन सा है, अलंकार आपका इसमें अनुप्रास अलंकार है। और छंद कौन सा है, छंद आपका यहाँ पर सवैया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका ये काव्यगत सौंदर्य हो जाता है। तो ये जो आपका पद्यांश है, जो आपकी पद्यांश यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अच्छे से एक एक लाइन समझ लेनी। अगर आप इसको समझेंगे, इस व्याख्या को, इस लाइन को पढ़ेंगे, फिर व्याख्या को पढ़ेंगे, तो आप इसको समझ लेंगे। अगर आप इस व्याख्या को अच्छे से समझ लेंगे और अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम टाइम में भी समझकर अपने आप से इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बताया जा रहा है राजा जो दशरथ थे उन्होंने कैसे अपने पुत्र श्री राम जी को वनवास भेज दिया था। तो इसकी ये कहानी आप लोगों ने सुनी भी होगी, कई बार सुनी होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें आपको डिफिकल्टीज आने वाली नहीं है। तो अच्छे से आपको इस लाइन को पढ़ना है और व्याख्या को पढ़ना है और समझ लेना है, ताकि जब आपके एग्जाम में ये पूछा जाए तो आपको रटना ना पड़े, ना आप भूलें। अगर आप समझे रहेंगे अच्छे से तो आप व्याख्या बहुत ही आसानी से अपने शब्दों में एग्जाम टाइम पर कर पाएंगे। तो इसको आपको अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट कौन सा पद्यांश दिया गया है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये भी आपका इसका भी संदर्भ आपका वही हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली, कौन सी कवितावली आपकी, वन पथ पर नामक शीर्षक से ये लिया गया है। तो ये आपका संदर्भ हो जाता है। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो आपका पद्यांश लिखा हुआ है। सबसे पहले पद्यांश हम पढ़ लेते हैं। आपका क्या लिखा हुआ है कि
सुनी सुंदर बैन सुधारस सानो, सयानी में जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी तेहि अवसर सोहे, सबय अवलोकित लोचन लाहू अली। अनुराग तड़ाग भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कज कली। ये आपका यहाँ पर पद्यांश हो जाता है। और ये भी पद्यांश देखिए आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। संदर्भ मैंने आपको बता दिया। प्रसंग आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो प्रसंग में आपका देखिए क्या बताया जा रहा है आपको। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्राम बालाओं ने सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी करनी चाहिए। इस पर सीता जी ने उन्हें संकेत से ही सब कुछ बता दिया। यानी जो आपका ये पद्यांश दिया गया, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो ग्राम बालाएं थी, यानी जो गांव की स्त्रियां थी, वो सीता जी से उनके पति के बारे में, यानी श्री राम जी के बारे में जानना चाहती थी। तो जो सीता जी थी, माता सीता थी, उन्होंने संकेत से ही सब कुछ यहाँ पर बताया है। तो इस पद्यांश के जरिए आपको यही बताया जाए। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आपका क्या कह रहा है इसमें। आपका यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। आपका यहाँ पर लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की यह अमृतमयी वाणी सुनकर जानकी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर है। देखिए आपका क्या लिखा हुआ है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस सानो, सयानी है जानकी जानी भली। यानी जो माता सीता थी, वो जो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की यह अमृतमयी वाणी सुनकर, यानी जो गांव की स्त्रियां इतना अच्छे से बोल रही थी, मीठा मीठा बोल रही थी, तो जो माता जानकी थी, यानी जो सीता माँ थी, वो समझ गई थी कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं। घुमा फिराकर प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। ये कौन समझ गया? जो माता सीता थी, वो यहाँ पर समझ गई थी कि जो स्त्रियाँ इतना घुमा फिरा कर हमसे पूछ रही हैं, इतनी हमसे मधुर वाणी हमसे यहाँ पर बोल रही हैं, तो ये क्या जानना चाहती हैं? श्री राम जी के बारे में यहाँ पर ये जानना चाहती हैं। ऐसा माता सीता वो समझ गई थी। आपका यहाँ पर देखिए पद्यांश में लिखा हुआ है ना कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। यानी जो माता जानकी है वो समझ चुकी थी कि जो ये स्त्रियां हैं बहुत ही चतुर हैं। ये घुमा फिराकर मेरा जो संबंध है प्रभु जी के साथ, यानी श्री राम जी के साथ, उसके बारे में ये जानना चाहती हैं। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा उन्हें बता दिया। तो जो माता सीता थी, उन्होंने क्या कहा? जो माता सीता थी, उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों में ही उन्हें बता दिया श्री राम जी के बारे में। जो स्त्रियां थी वहाँ की, जो पूछना चाहती थी, जो श्री राम जी के बारे में जानना चाहती थी माता सीता से, तो जो माता सीता जी उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेत में ही उन्हें बता दिया। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करके कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। ये आपका यहाँ पर लिखा, देखिए क्या लिखा है आपका यहाँ पर कि तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। यानी आपका क्या लिखा कि अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करके कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। यानी जो माता सीता थी, उन्होंने अपने नेत्र तिरछे किए, कुछ इशारा किया और इशारा करके समझाकर सीता जी जो है वो मुस्कुरा के आगे बढ़ गई, यानी आगे चली गई। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका? इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वे स्त्रियाँ उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुई ऐसी शोभा पा रही थी मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल उठी हों। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। जो आपकी ये लाइन लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुलसीदास कहते हैं कि उस अवसर पर वे स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ, यानी जो माता सीता ने इशारा किया, कुछ इशारों के जरिए उनको बताया, तो स्त्रियां क्या समझी कि उस अवसर का वे स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुई ऐसी शोभा पाती। यानी जब उन्होंने माता सीता ने कुछ इशारा किया,
तो उन्होंने जो स्त्रियां थी उन्होंने उनके दर्शन श्री राम जी के यहाँ पर दर्शन किए, उनकी ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुई ऐसी शोभा पा रही थी कि मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल उठती। जैसे कि जब सूर्योदय होता है तो जो तालाब होता है उसमें जैसे सुंदर कमल कलियां खिल उठती हैं, उसी तरह से वहाँ पर जो स्त्रियां थी वो उनको ऐसा लग रहा था, वो श्री राम जी को देखकर ऐसी वो शोभा यहाँ पर पा रही थी। ये आपको यहाँ पर बताया गया है इस पद्यांश के जरिए। तो यहाँ पर यह इस पद्यांश की आपकी यहाँ पर व्याख्या हो जाती है। व्याख्या को आपको यहाँ पर अच्छे से एक एक लाइन आपको यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ गया है पद्यांश में उसको समझना है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो ये आपकी इसकी व्याख्या हो जाती है। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर राम सूर्य है, स्त्रियों का प्रेम तालाब है और उनके नेत्र कमल की कलियां हैं। देखिए आपका यहाँ पर बताया जा रहा है, जो आपका ये पद्यांश दिया गया है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए सूर्योदय की बात हो रही है। तो यहाँ पर सूर्य कौन है? सूर्य यहाँ पर कौन है? श्री राम जी यहाँ पर सूर्य हैं और जो स्त्रियां हैं वो क्या है? प्रेम तालाब हैं। और जो नेत्र है, नेत्र क्या है? यहाँ पर कमल की कलियां जो हैं वो यहाँ पर आपके नेत्र हैं। तो इसी पद्यांश के जरिए देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है, जो आपका लास्ट लाइन है पद्यांश का, इसकी व्याख्या आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल उठी हैं। तो उसी का ये काव्यगत सौंदर्य आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सूर्य की बात कही जा रही है, सूर्य कौन है? यहाँ पर सूर्य राम है, स्त्रियों का प्रेम तालाब है और जो नेत्र है वो कमल की कलियां हैं। इसकी यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर तुलना की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका इसमें? नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन पंक्तियों में नारी सुलभ लज्जा का सुंदर चित्रण हुआ है। यानी जो नारी होती है उसकी सुलभ लज्जा का यहाँ पर सुंदर चित्रण किया गया है इस पद्यांश के माध्यम से। इसकी भाषा कैसी है? इसकी भाषा देखिए ब्रज भाषा है। रस कौन सा है? श्रृंगार रस इसमें यूज किया गया है। और गुण कौन सा है? गुण तो आपको यहाँ पर पता ही चल गया होगा, जो आपका यहाँ पर लाइनें लिखी हुई हैं, जो शब्द यहाँ पर यूज़ किए गए हैं उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी भाषा, कौन सा यहाँ पर गुण है। यानी माधुर्य, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मधुर भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को यहाँ पर बताया जा रहा है इस पद्यांश के माध्यम से। फिर इसके बाद आपका अलंकार कौन सा है इसमें? अलंकार आपका यहाँ पर रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। और छंद कौन सा है यहाँ पर? देखिए छंद आपका यहाँ पर सवैया छंद जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य हो जाता है। इसको आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से समझना है, इसी से आपको यहाँ पर आपके एग्जाम में नंबर मिलेंगे। तो सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आपका इसका मैंने संदर्भ बता दिया, संदर्भ को आपको जैसे मैंने बताया उसी तरीके से लिखना है। और प्रसंग हो गया आपका और व्याख्या। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट आपके पद्यांश यहाँ पर बताए हुए हैं। इन दोनों पद्यांशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसके प्रसंग को अच्छे से समझ लेना है, संदर्भ को अच्छे से समझ लेना है कि संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और व्याख्या, इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से लिखना है। जो आपका पद्यांश में पूछा जा रहा है उसी के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेलिंग करके बतानी है, थोड़ा सा इसकी व्याख्या करके बतानी है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ना बहुत ज़्यादा कम आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपका पद्यांश में पूछा जा रहा है, जो बताया जा रहा है लाइन में, उसी की व्याख्या आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने शब्दों में अच्छे शब्दों का चयन करके उसकी व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इन दोनों पद्यांश को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको इसमें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।